हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। सो यहाँ पे हमने एंशंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी। आज लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन। लास्ट टाइम हमने गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा था, क्यों उसको गोल्डन एज कहते हैं, मेजर रूलर्स कौन थे, कैसी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्ट एंड कल्चर में उनकी क्या डेवलपमेंट रही है। आज स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन से। टाइम है इनका 606 से लेके 647 AD तक। ठीक है, मेजर पॉइंट्स क्या हैं इनके बारे में एक बार ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कैसे वो किंग बने और उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई है हर्षवर्धन के टाइम पे। 590 AD में इनका बर्थ हुआ है। प्रभाकर वर्धन के बेटे थे ये, जो थानेश्वर के किंग थे। थानेश्वर प्रेजेंट डे हरियाणा। दूसरा, ये पुष्यभूति क्लैन को बिलोंग करते थे, या दूसरा जिस नाम से हम पुष्यभूति क्लैन को बुलाते हैं, वर्धान डायनेस्टी। हिंदू रूलर थे वो, हिंदू फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, लेकिन लेटर उन्होंने कौन से धर्म को अडॉप्ट कर लिया? बुद्धिज़्म को। बुद्धिज़्म में भी हमने दो क्लासेस देखी थी, डिवीजन देखी थी, महायान बुद्धिज़्म और दूसरा हिनयान बुद्धिज़्म। इन्होंने कौन से वाले को अडॉप्ट किया था? महायान बुद्धिज़्म को। दुर्गावती से इनकी शादी हुई थी, 3 बच्चे थे इनके, एक बेटी जिसकी बाद में जाके शादी हुई थी वल्लभी की किंग के साथ, और 2 बेटे थे जिनको अपने कोर्ट के मिनिस्टर ने मार दिया था। नेक्स्ट है जो हर्षवर्धन थे, उनके बारे में एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा था, उनका नाम था हुइनसैंग। आगे जाके 2 असेंबलीज़ की थी हर्षवर्धन ने, एक प्रयाग असेंबली स्कॉलर्स के लिए, दूसरा जो उन्होंने असेंबली की थी वो स्पेशली किसके लिए थी? इन चाइनीज़ ट्रैवलर के लिए। और अगर हम डिक्लाइन की बात करें हर्षवर्धन के, तो कुछ हिस्टोरियंस का कहना था जितनी वेल्थ इन्होंने फूकी है, जितना पैसा फूका है इन्होंने इस तरह की असेंबलीज़ करवाने में, यही एक रीज़न बना कि जो हर्षवर्धन का टाइम था वो ख़त्म हो गया। अब ये पढ़ते हैं सारा एक फैमिली चार्ट की हेल्प से। ठीक है, समझते हैं। जो थानेश्वर के किंग थे, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने प्रभाकर वर्धन से। ठीक है, जो थानेश्वर के किंग थे, जो हर्षवर्धन के फादर थे, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। अब ये जो प्रभाकर वर्धन थे, इनके 3 बच्चे थे। कौन कौन? सबसे पहले जो सबसे बड़े थे राजवर्धन, उसके बाद जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन, और लास्ट में एक बेटी थी राज्य श्री। यहाँ तक आ गया इनकी फैमिली का। अब नेक्स्ट, जो ये राजश्री थी, इनकी शादी हुई थी किंग ऑफ उज्जैन से, जिनका नाम था ग्रह वर्मन। ठीक है, अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? जो ये प्रभाकर वर्धन थे, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, वो आगे डिस्कस करते हैं। जब प्रभाकर वर्धन की डेथ होती है, तो जो इन बच्चों के मामू थे, ठीक है, इनकी वाइफ के हस्बैंड, उनको पता था कि ये दोनों भाई हैं, कि दोनों ही एफिशिएंट है और ये एफिशिएंट रूलर बन सकते हैं। उनकी डेथ के इमिजिएटली बाद वो क्या करते हैं? राज्यवर्धन को अपॉइंट कर देते हैं एज ए किंग, एज किंग ऑफ थानेश्वर। अब ये किंग बन गए, ये अभी छोटे थे, और ये जो इनकी सिस्टर थे राजेश्वरी, इनकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन से, जो कि उज्जैन के रूलर थे उस टाइम। अब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट आता है, एक और राजा थे किंग ऑफ गोद, इनका नाम था शशांक इसका। ठीक है, शशांक क्या करते हैं? इन पे अटैक करते हैं। शशांक अटैक करते हैं ग्रहवर्मन पे, उज्जैन पे। यहाँ पे हो जाती है इनकी डेथ। उनका तो मर्डर हुआ ही हुआ। दूसरा, ये जो इनकी वाइफ थे, ग्रहवर्मन की वाइफ या हर्षवर्धन की सिस्टर थे, इनको ये अपने साथ ले जाते हैं। अब जब किंग को ये पता चलता है, थानेश्वर के जो किंग थे राज्यवर्धन, एक तो किंग, दूसरा उनकी सिस्टर के साथ ये सब हो रहा है, तो वो क्या करते हैं? इमिडिएटली अटैक करते हैं शशांक पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो जाती है इनकी डेथ। अब एक और पॉइंट यहाँ पे समझना, जो प्रभाकर वर्धन की वाइफ थे या हर्षवर्धन की मदर, वो सती हो गए थे अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। दूसरा, जब राजेश्वरी को ये सब पता चला कि हस्बैंड के साथ ये हो गया, वो भी कहाँ भाग गए? जंगल की तरफ, टू परफॉर्म सती।
बट फॉर्चुनेटली इन्होंने बाद में इनको बचा लिया था और सती होने नहीं दिया। इससे हमें ये भी पता चलता है कि सती सिस्टम किस लेवल तक बढ़ गया था। ये पॉइंट ठीक है। अब हम कहाँ पहुँचे थे? शशांक ने इन पे अटैक किया, इनको मार दिया। जब इन्होंने शशांक पे अटैक कर दिया तो इनका भी मर्डर हो गया। अब इस टाइम पे हर्षवर्धन थे 16 ईयर्स के और इनको अपॉइंट किया गया एज किंग ऑफ थानेश्वर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है हर्षवर्धन की स्टोरी। सबसे पहले जब इन्होंने सीट संभाली तो इवेंचुअली इन्होंने क्या किया, जो कमारपुरा के राजा थे इनसे हेल्प मांगी, ये मान गए, एक अलायंस सेट किया। अब शशांक यहाँ पे रूल कर रहा था, एक तरफ से उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और दूसरा अटैक किया उन्होंने यहाँ से। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो शशांक था वो भाग के इस वाले एरिया में आके छुप गया। अब जो उसने उज्जैन ऑक्यूपाई करके रखा था ग्रहवर्मन का, वो भी किसका हो गया, थानेश्वर के जो किंग थे यानी कि हर्षवर्धन का। लेटर ऑन शशांक भी यहाँ पे आके मर गए थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। यही हम जो हमने पढ़ा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आफ्टर प्रभाकर वर्धन डाइड, हिज एल्डर सन राज्यवर्धन असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। ठीक है, जिनका बड़ा बेटा था उसको किंग बना दिया गया था। उसके बाद जो राजेश्वरी थी उसकी शादी ग्रहवर्मन से कर दी थी। नेक्स्ट जब उसको शशांक ने ग्रहवर्मन को मार दिया तो जो राज्यवर्धन थे उन्होंने शशांक पे अटैक किया, पर शशांक ने उनको भी मार दिया। एंड देन 16 साल के जो हर्षवर्धन थे वो किंग बनते हैं थानेश्वर की। और ये कौन से टाइम की बात है, 606 AD। ठीक है, देन वही जो हमने पहले डिस्कस किया। अभी जो कनौज वाला एरिया, ओहो यहाँ पे एक गलती होगी, सॉरी, ये उज्जैन के नहीं कनौज के राजा थे, सॉरी उज्जैन ये कनौज के थे। ठीक है, अब जो कन्नौज वाला एरिया था वो भी किसका था, हर्षवर्धन का। ठीक है, अब टेरिटरी की बात करें अगर, हमने पहले समझा यहाँ के तो वो पहले से रूलर थे थानेश्वर वाले। अभी भल्लवी वाला भी उनका था, यहाँ से उनके मैट्रिमोनियल अलायंस भी थे, अपनी बेटी की शादी भी की थी उन्होंने। इस साइड पूरा ईस्ट वाला कमारपुरा तक किसका था, हर्षवर्धन का। ठीक है, बीच वाला पहले जो कनौज वाला उनके बहन के पति के पास था, अब वो भी किसका था, पूरा हर्षवर्धन का। फिर पूरा एम्पायर किसका था, हर्षवर्धन का। ऑल्दो उन्होंने नीचे आने की भी ट्राई की थी, बट जब उन्होंने यहाँ पे आने की ट्राई की तो यहाँ पे किसका रूल चल रहा था, चालुक्यास का। और चालुक्य के किंग कौन थे, पुलकेशिन सेकंड, जो एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रूलर थे। और यहाँ पे हमें हार देखने को मिलती है हर्षवर्धन की। पर दूसरी बार उन्होंने भी कभी ट्राई नहीं की नीचे आने की, जो उनकी टेरिटरी थी वो यहीं तक लिमिटेड रह गई। ठीक है, ऑन एक्वायरिंग कनौज, हर्षा यूनाइटेड द टू किंगडम्स ऑफ थानेश्वर एंड कनौज। पहले भी डिस्कस किया था हमने कि जब वो किंग बने थे थानेश्वर के थे, बाद में उन्होंने कनौज भी ऑक्यूपाई कर लिया। और लेटर ऑन जो उनकी कैपिटल थी वो भी थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट होगी, कनौज में। ठीक है, कनौज उनकी कैपिटल थी। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास द नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स। हमने लास्ट टाइम देखा था जो दो लास्ट वाले रूलर थे विष्णुगुप्ता बुद्धगुप्ता, वो दोनों वीक थे और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो उनका एम्पायर भी था वो भी छोटे छोटे किंगडम्स में बंट गया था। उनको दोबारा रीयूनाइट करने का क्रेडिट है वो भी किसको जाता है, रीयूनियन किसने की थी इनकी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट ही हैड कंट्रोल अंडर पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। पहले हमने मैप से समझा, ये पंजाब वाला सेंट्रल इंडिया वाला उज्जैन तक गुजरात तक किसका रूल था, हर्षवर्धन का। ठीक है, वल्लभी की किंग को भी उन्होंने हरा दिया था। तो ये वाला एरिया भी अब किसके पास था, हर्षवर्धन के पास। हाउएवर हर्षा प्लान्स टू कनक्योर लैंड टू द साउथ वर हैम्पर्ड व्हेन द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षा इन 618 to 619 AD। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया, जब वो यहाँ से नीचे आने की ट्राई की उन्होंने, तब यहाँ पे किसका रूल चल रहा था, चालुक्यस का। यहाँ पे वो कॉन्क्योर नहीं कर सके। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो दो तरह की लैंड्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। एक जो डायरेक्ट टेरिटरीज थी, डायरेक्टली किसके कंट्रोल में थी, सुप्रीम के, यानी कि जो किंग था। दूसरा उन्होंने किसको दी थी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको लैंड्स दी थी। अब डायरेक्ट में कौन कौन आता है, सेंट्रल प्रोविंसेस सारे, बंगाल, कलिंगा, राजपुताना और गुजरात। दूसरा फ्यूडेटरी लैंड में कौन कौन से आते हैं, पंजाब वाला जलंधर, कश्मीर, कामापुरा, सिंध और नेपाल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो कोर्ट पोइट्स ने तो डेवलपमेंट की थी, लेकिन जो हर्षा थे वो खुद भी एक काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे। ठीक है, ही इज़ क्रेडिटेड विद द संस्कृत वर्क रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये जो क्रिएशन है
ये की किसने है, ठीक है, लिखा किसने है, तो आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन। दूसरा, बाणभट्ट उनके कोर्ट पोइट थे। जैसे पहले हमने गुप्ता पीरियड के कोर्ट पोइट देखे थे, हर्षवर्धन के कौन थे, बाणभट्ट, और इन्होंने क्या लिखी हुई है, हर्षचरिता, ठीक है, हर्षवर्धन पे ये बुक लिखी हुई है। दूसरा, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको भी किसने सपोर्ट किया था, हर्ष ने। सपोर्ट कैसे किया था, एक काफ़ी बड़ी लैंड उन्होंने डोनेट की थी नालंदा यूनिवर्सिटी को। बाद में बख्तियार खिलजी आए, उन्होंने इसको आग लगा दी थी, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ऐसा माना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी सारी बुक्स थी, सिर्फ उनको जलने में 2 से 3 महीने लग गए थे। फायर ब्रिगेड ही ना थे उस टाइम, ठीक है, 2-3 महीने तक वो किताबें जलती रही थी। कितना रिकॉर्ड, कितने एविडेंसेस, कितना कुछ वहाँ पे जला होगा, नहीं तो शायद 2-4 चैप्टर आज और होते। ठीक है, बात करते हैं हर्षा के डिक्लाइन की। 647 में उनकी डेथ होती है, और उनके बाद जो उनकी बेटी थी उसकी पहले वल्लभी के रूलर से शादी हो गई थी। बाद में उनकी भी वॉर चली, तो वो भी अच्छे रूलर नहीं प्रूव हुए। नेक्स्ट, उनके अगर बेटों की बात करें तो वो भी उनके अपने कोर्ट के मिनिस्टर्स ने मर्डर कर दिया था। अब उनका कोई हायर तो था ही नहीं, और दूसरा भी ऐसा उनके कोर्ट का कोई भी मेंबर नहीं प्रूव हुआ जो उनके रूल को संभाल पाता, उनके एम्पायर को संभाल पाता। तो उनके डेथ के बाद हर्षवर्धन का डिक्लाइन हो जाता है। दूसरा, जो हमने 2 मेजर रीज़न देखे डिक्लाइन के, एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी, अच्छी खासी इकॉनमी थी इनके एम्पायर की, बट इन्होंने खर्चा बहुत किया, यहाँ दान वहाँ दान। जैसे हमने पढ़ा कि इन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, इन्होंने बहुत डोनेट किया बुद्धिज़्म वाले फील्ड में भी, और यूनिवर्सिटीज़ में कोई टेम्पल बना रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोनेट करते थे। एक ये रीज़न बना। दूसरा, ये असेंबलीज़ ऑर्गेनाइज़ की थी उन्होंने। 2 मेजर असेंबलीज़ हमें देखने को मिलती हैं। एक वो प्रयाग वाली, ठीक है, वहाँ पे जब ये स्कॉलर्स को बुलाते थे, प्रयाग असेंबली में जब स्कॉलर्स को बुलाया था, एक तो उसको अरेंज करने में इतना खर्चा, दूसरा जितने भी स्कॉलर्स आए थे उनको उन्होंने, ऐसा कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्राइजेस दिए थे। दूसरा, जो उन्होंने जो दूसरी असेंबली थी वो हुइन सैंग के लिए थी। इसमें भी उन्होंने एक तो इनको काफ़ी अमाउंट में पैसा वैसा दिया, और दूसरा इसको अरेंज करने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आया था। तो कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जो हर्षा के एम्पायर के बाद इनकी ऐसी इकोनॉमी बची ही नहीं थी कि कोई और आके इस एम्पायर को संभाल पाता। तो यहाँ पे हर्षवर्धन के टाइम के साथ हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो ख़त्म होती है। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, ताकि जो आगे वाले कंपोनेंट हैं, आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो भी आप अच्छे से कवर कर सको। थैंक यू।